Dalam ada dekat kinam to pakai, dekat nanti kondelan to pakai. Dan dulu kinam pakai apa kisah install dia kinam ram nak bela. Dan dulu bro, delok supporting institution ना अभी तक काटूं जैसे कि सार को रोडूं ऑफिस सार को रोडूं के न्यू यालों में भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट इनको लगते हैं ये मैं बुलुकम ताकम तारी yang काटूं किन्याम राम dalam di बुलुकम KBK हिपम काटूं इधर को बुलु आरो KBK बुलु रिपारी देखना एक में काटूं एक में ये फाइनेंस ये लोन को दिए और सब्सिडी निकल बुलु लोन को दिए dan kita nolu dem facility dem are ina kidare event lu di event mari develop ke dem kenpan dulu di kenpan sumari dekom ka ko जैसे कि लमा को आए रिवा सामने आए और वो देखे उनको खेत के अंदर लगाने से क्या होगा कि जो मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन का मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मिट्टी के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाती है दाल लगाने से। तो हमें ग्रीन मैन्योर क्रॉप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रॉप रेजिड्यू जो फसल को काटने के बाद जो बच जाता है उसको भी मिट्टी में मिलाना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये मिट्टी के अंदर ही क्या करेगा न्यूट्रिएंट मिलेगा अगले क्रॉप के लिए। तो ये बहुत सारे कुछ तरीके हैं कि हम जो पोषक तत्व हैं उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योर उसका वर्मी कंपोस्ट को। वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं? आप लोगों से कई लोग ने ट्रेनिंग भी किया होगा CSF के अंदर कि वर्मी कंपोस्ट को बनाने का तरीका क्या है। जो भी घर के अंदर जो किचन का वेस्ट है या खेत का जो वेस्ट होता है उसको आप कलेक्ट करना, आपको इकट्ठा करना है। उसको छोटे छोटे भाग में उसको काटना है, पहले छोटा छोटा पीस कर देना है। उसके साथ उसको क्या करना है, थोड़ा जो गोबर का जो गाय का गोबर है उसको थोड़ा सा उसको सड़ने देना है थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि 2-4 दिन हफ्ते भर के लिए रख दिया। उसके बाद हमें पिट बनाना है। जितना हमें खेत के लिए वर्मी कंपोस्ट चाहिए उसके साइज के हिसाब से, लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। चौड़ाई जो है विड्थ है 1 मीटर के करीब रखना है और हाइट 1 मीटर के आसपास रखना है। उसको 1 फीट बना देंगे, गड्ढा खोल देंगे। उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या डालना है, जो क्रॉप का जो रेजिड्यू है, जो भी वेस्ट चीज है, किचन का वेस्ट है, सब्जी का वेस्ट है, जो भी है उसको जो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको नीचे डाल देना है। उसके ऊपर हमें गोबर का गाय का गोबर डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा पानी छिड़कना है। उसके बाद फिर से जो क्रॉप रेजिड्यू है वो करके लेयर बनाना है और उसके अंदर हमें लास्ट में जो केचुआ डालना है। केचुआ जो होता है अर्थ फॉर्म, उसमें भी कई तरह के केचुआ होता है। जो पहले से कोई किसान भाई बहन जो कर रहे हैं वहाँ से केचुआ को हमें लेना है और वो डालना है। अगर आप क्रॉप रेजिड्यू सपोज 1 टन लेते हैं 10 क्विंटल, तो लगभग 1 से 1.5 किलो हमें उसमें केचुआ डालना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होता रहेगा। वो सब डालने के बाद उसको हमें कवर करना है लास्ट में। और उसको जब भी हम गड्ढा बनाते हैं उसको धूप में नहीं बनाना है, या तो पेड़ के नीचे बनाना है। अगर धूप में बना ले तो उसको टीन से उसको कवर करना है, पॉलीहाउस सिस्टम से या फिर कोई ऐसे इसका बांस से उसकी घास डाल के उसको कवर करना है। डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए। और उसमें हमेशा थोड़ा पानी को अच्छे से लेना है, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम भी पानी नहीं होना चाहिए। कम पानी होने से क्या होगा कि केचुआ मर जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो भी जो केचुआ होता है, जो अर्थवर्म है, वो सेंसिटिव होता है, वो मर जाएगा। इस टाइप से हम करने से अगर पूरा कवर कर देंगे तो लगभग 15-20 दिन में एक बार उसको हमें पलटना है। उसको हटा के उसको एक बार पलटना है, मतलब नीचे का पोर्शन है उसको ऊपर करना है, ऊपर का नीचे करना है। इससे आपको एरिएशन मिलेगा, उसके अंदर हवा सफिशिएंट मात्रा में हवा चला जाएगा। एक बार और करना है। वैसे करने से लगभग जो है 2 महीने के अंदर 45 से 60 डेज में 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट जब एकदम पूरा रेडी होता है, उसकी पहचान क्या है, उसको हमें थोड़ा लेंगे तो देखेंगे एकदम जो छाया होती है ना उसके आकार का बन जाएगा, मतलब दानेदार बनेगा। तो उसको हमें छान के जो अब वो मतलब उसको फिर से यूज़ करना है। और जो छान के जो नीचे बारीक बारीक जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको हम डायरेक्ट खेत में यूज़ कर सकते हैं। ये तो वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका। उसको उसमें सावधानी रखना है। एक तो उसको धूप में नहीं बनाना है, जो भी हम फीट बनाएंगे, गड्ढा बनाएंगे, उसको डायरेक्ट धूप के अंदर नहीं बनाना है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जाता है वहाँ पे नहीं करना है। दूसरा उसके अंदर जो भी रेजिड्यू डालते हैं हम लोग, तो उसमें सिट्रस जो है, सिट्रस का नहीं डालना है, ऑयल का चीज़ नहीं डालना है। क्योंकि ऑयल और सिट्रस जो है जो काफ़ी मेंटेन है या उसका सिल्का डालने से क्या होगा तो वो उसके लिए सेंसिटिव है, उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। एक तो सिट्रस को अवॉइड करना है। दूसरा ऑयल का कोई भी जो चीज़ है तेल वाली चीज़ वो उसके अंदर नहीं डालना है, फिक्स हो जाए। उसके लिए ढेंचा यूज कर सकते हैं या फिर सनैप यूज कर सकते हैं। उसको कब लगाना है, बारिश से थोड़ा सा पहले लगा लेना है, या बारिश आप ये टाइम लगा लेना मई जून में। और लगभग जो है ये 45 से 60 डेज में उसको
जब उसको फसल को लगाने के बाद क्या करना है, छोड़ देना है। 45 से 60 डेज के बाद क्या करना है, ट्रैक्टर से कल्टीवेटर से उसको मिट्टी के अंदर मिला लेना है। उससे क्या होगा, मिट्टी जो है वो अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर नाइट्रोजन मात्रा बढ़ जाएगी। और बाद में जो है नेक्स्ट टाइम कोई भी फसल लेंगे हम लोग विंटर में, तो उसमें हमें अलग से नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके क्रॉप से ही सफिशिएंट मात्रा में नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये हो गया ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक है। उसका कितना बीज लेना है, लगभग 25 to 30 मतलब 30 kg के आसपास एक हेक्टर के हिसाब से सफिशिएंट है। अगर एक पूरा की बात करें तो उसमें लगभग 10 kg के आसपास दे सकते हैं, ठीक है। एक हेक्टर में कितना 2 से 3 गुंटा कितना जो होता है उसके साइज के हिसाब से ना, एक हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया, उसके लिए 30 kg सीड देना है। ये हो गया ग्रीन मैन्योरिंग। उसके अलावा कभी क्रॉप का रेजिड्यू होता है, जैसे कि मान लो मिलेट में से आपने जो सीड्स ले लिया, काफी का सीड्स है, अगर वो एनिमल के लिए नहीं खिला रहे हैं तो उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर सकते हैं, है ना। उसको जलाना नहीं है, जो भी चीज़ खेत में आप जला रहे हो तो ज़्यादा बेटर है कि जलाने की बजाय उसको मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। उससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर सड़ेगा और उसके अंदर क्योंकि ग्रास के अंदर भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है ना, ये न्यूट्रिएंट अगले फसल के लिए काम आ जाएगा। ये हो गया कैसे क्रॉप रेजिड्यू यूज करना है। इसके अलावा जो आजकल चल रहा है कि नेचुरल फार्मिंग क्या करते हैं, हमें बाहर से कोई भी फर्टिलाइजर निकालना है तो उसके लिए क्या डालेंगे, क्योंकि अगर कोई भी फसल लेंगे तो कीड़ा भी लग सकता है, उसको न्यूट्रिएंट की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए एक बीजा हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, घर में भी इसको बना सकते हैं। तो इसमें दोनों आप यहाँ बोर्ड देख सकते हैं, एक तरफ से बीजामृत है, एक तरफ जीवामृत है। बीजामृत मतलब बीज प्लस अमृत, मतलब वो सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, लगभग 5 kg के आसपास उसमें गाय का गोबर लेंगे, उतना ही हम लोग क्या करेंगे, उसको गाय का यूरिन लेंगे, उसको मिक्स करेंगे। उसको मिक्स करने के बाद 15 से 20 लीटर पानी के साथ मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा उसमें लाइम डालेंगे, आधा kg के आसपास लाइम जो होता है चूना वो डालेंगे और थोड़ा सा मिट्टी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको जो भी ये लिक्विड बनता है उसको बीज उपचार के लिए हम यूज कर सकते हैं। कोई भी फसल को जो बुआई करते हैं उसको सीड के साथ मिक्स करके उसको कैसे सीड ट्रीटमेंट करेंगे, सीड को उसमें भिगो देंगे, फिर उसको छाया सुखाएंगे थोड़ा लगभग 2-4 घंटे के लिए, या फिर अगर जैसे कल बुआई करना है तो एक दिन पहले शाम को हम लोग सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर खेत में उसको दूसरे दिन बीज को लगा सकते हैं। उसके अलावा बीज सीड ट्रीटमेंट का दूसरा तरीका होता है कि कुछ बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जैसे कोई भी अगर दाल लगानी है, दलहन लगानी है, उसके लिए जैसे राइजोबियम हो गया, तो राइजोबियम के साथ हम लोग सीड ट्रीटमेंट का मक्का लगाते हैं, मकई, उसके लिए हम क्या करेंगे, एजोटोबैक्टर का एक बायो फर्टिलाइजर आता है, उसके साथ हमें बीज उपचार करना है। उसका सीड ट्रीटमेंट बायो फर्टिलाइजर के साथ करने के क्या क्या फायदे हैं, लगभग जो है 10-15 किलोग्राम आपका नाइट्रोजन ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देता है। उसी तरह से अगर आपने जैसे एकदम लाइन में लगाया, कैसे लगाया, लाइन में लगाया ना, तो जो बीच में स्पेस है, जैसे बारिश के सीजन में आप कोई भी दाल वाली फसल लगा सकते हैं। नहीं, हाँ, जो स्पेस है बीच में, जो जगह है ना, वो लाइन के बीच में तो बागा लगभग 4 मीटर का आपने गैप छोड़ा होगा। आप जो दवाई स्प्रे किया होगा तो ग्लाइफोसेट से किया होगा। ग्लाइफोसेट में क्या होता है, वो ट्रांसलोगेट है, अगर थोड़ा सा भी मान लो दो दवाई होता है, जो घास मारते हैं ना, 2-4 दवाई आता है। एक तो होता है पैराक्वाट होता है, उसमें क्या होता है कि कहीं स्प्रे करते हैं, जितना जगह में वो स्प्रे होता है उसी पौधे को मारेगा। मान लो एक पेड़ है, उसके 4-5 जो ब्रांच है, एक लगाना आधे को चलो इधर सफेद वो इस डालते हैं ना, वो हम लोग को बोलता है सीए में जो हम लोग को बोलता है, वो क्या है, वो चीज है क्या, तो यार वो चीज है क्या, उसको धूप में सुबह के डालो तो आपको जल्दी नहीं होगा, उसको 1 साल का बाद डालो तो वो नहीं होगा। वो भी जिंदा चीज है, इस गुण हम लोग इस बोलते हैं, एक बैक्टीरिया है, उससे आंखों को सरा देता है, उससे आंखों को सराने से आंखों को निकलता है। इसमें भी कहानी उधर से मिला जुला है। पहले गोबर ले लो, अच्छा गोबर सेकने से बस्ती का गाय का, वो डेयरी वाला गाय नहीं,
डायरी वाला गाय में क्या है, चकोर खिलाता है, जंगल का घास नहीं खाता है, पत्ती नहीं खाता है, उसका पेट में बैक्टीरिया कम है। मतलब अभी गोरू का पेट में बैक्टीरिया बढ़ती है, क्या बताती है बैक्टीरिया बढ़ती है। अभी गोरू का पेट का 5 kg ले लो, यही मतलब गोरू पिसाब लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जो गोरू बांध के रखते हैं ना, गोरू बांध के रखता है, सुबह में उठता होता है, उठने के बाद पिसाब ही करेगा, उस समय में थोड़ा कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं होने से हम लोग का फार्म में बोल के रखने से वो कलेक्ट भी कर देते हैं पिसाब को। गोरू पिसाब में बहुत नाइट्रोजन होता है, अमोनिया बहुत नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। गोरू पिसाब 5 लीटर, ये 5 kg एक बकेट में बोल के उसमें देना है मैदा। हम लोग अभी तो और दाल सबका घोर में होता है, वो आधा kg पीस के डाल दो, या तो भुजा से भी डाल सकते हैं। उसका बाद में गुड़ डालो, गुड़ तो भुजा से लेना पड़ेगा, लेकिन तो हार से बहुत कम हो गया, कम पहुंचा जाएगा। ये लेके इसको मिलते समय इसमें एक तो लिखा है हेल्पफुल ऑफ सॉइल अमो। ये अमो कहाँ से लेगा? लोग ढाईसा लोग बगान का वो अमो नहीं चाहिए, एकदम योमरा अमो, मोरो बोलता है, जहाँ खेती उती नहीं किया है, जहाँ दवाई पानी नहीं फेंकते हैं, उधर से 1 kg मक्खी लेके डालो। वो 1 kg वो अमो का वो दवाई का वो काम कर रहा है। उसमें असली चीज जो योमरा का जो बैक्टीरिया है उसको लेके उधर डाल रहा है। हम लोग मट्टी नहीं डाल रहा है, वो खीरा को डाल रहा है, वो माइक्रोब्स को जितना दो हजार लाख माइक्रोब्स का दूध देर में वो बकेट में डाल रहा है। उसका बाद एक हफ्ता में एक बार ऐसे घोलो, एक हफ्ता का बाद में उधर तो पूरा बबुल बियर जैसा बबुल रहेगा। इसका मतलब सामान काम कर रहा है। बाउंस नहीं आएगा तो ऐसे नॉर्मल पानी जैसा होगा तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी चाला वो एकदम बियर जैसा नाम घर में इतना घर मरेगा, तो ऐसा होने से वो काम कर रहा है। उसको ना बोल के 5-6 दिन का वजह से एक बार बोल के उसको ना घास में दे दो। हम लोग 1 लीटर 5 लीटर पानी ले लो, 1 लीटर यहाँ का बनाया हुआ को ले लो, लेकिन अब वो जहाँ पे घास डाल रहा है ना उधर वापस डालो। लेकिन वापस डालते समय तो पत्ती में कुछ ऑर्गेनिक मैदा होना है, ऑर्गेनिक मैदा तो होगा ही, क्योंकि तो ये एरिया है ना मंदिर ऊपर एरिया है ना, ऑर्गेनिक मैदा तो हम लोग का उसमें यही है, लेकिन सोए माइक्रो बैक्टीरिया जो है कम होगा, अभी से ज़्यादा मानने से वो हट जाता है। उन लोग क्यों हटता है पता है? ऑर्गेनिक में हर्बिसाइड डालने से, हर्बिसाइड एक नीमक है, कैसे बनावे ना नसीब में बन रहा है, वो एक नीमक है। हम लोग जो नीमक खाते हैं ना उसको भी देखो तो घास मरेगा, उसको भी देखो तो घास मरेगा। जो हम लोग घास मरने वाला दवाई है ना, समझ लो वो भी एक नीमक है। नीमक को केचू नहीं खाता है, नीमक में कीड़ा कोई भी नहीं पड़ता है, नीमक चीज में कोई भी कीड़ा पूरा नहीं पड़ता है, वो भाग जाता है। इसलिए वहाँ से माइक्रो हर्बिसाइड देने से रिप्लेस हो जाए, वो भाग जाता है। इसलिए जीवा मिर्चा करने से हम मट्टी रिकवर हो जाएगा। उसका बाद में करते नॉर्मल में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, 1 साल में वापस आ जाएगा ये करने से।